नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास की दूसरी कक्षा। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि समास कहते क्या हैं, उसका हमने सामान्य परिचय देखा, समास से क्या तात्पर्य है इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ा, इसके भेद देखे, पदों के आधार पर हमने इसे वर्गीकृत किया, कुल समास की संख्या कितनी होती है उस पर हमने चर्चा कर ली। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जिस समास में, उसका नाम है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो पूर्व पद प्रधान समास अव्ययी भाव समास है, जिसको हमने अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम दूसरी कक्षा किसकी पढ़ रहे हैं? आज हम दूसरी कक्षा में पढ़ेंगे तत्पुरुष समास को। क्या होता है तत्पुरुष समास, इसके भेद कितने हैं, किस तरीके से पढ़ा जाता है। कल की कक्षा के लेकर थोड़ा सा रिवीजन हम कर लें कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि समास से तात्पर्य क्या है, संक्षिप्तीकरण से, और दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने हुए नवीन सार्थक शब्द को ही हम समासिक शब्द या समास कहते हैं। रसोई के लिए घर, ठीक है, से बनाया अपना रसोई घर, और इस शब्द को हम समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। और यदि इसको पुनः फिर से उसके समासिक शब्द को पुनः उसके स्वरूप में या अर्थगत हम पूरा स्पष्ट कर दें तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? समास विग्रह। और समास में दो पद होते हैं, पहले आने वाला पद पूर्व पद कहलाता है और बाद में आने वाला पद उत्तर पद कहलाता है। पदों के आधार पर समासों को हमने चार प्रकार से बांटा हुआ है। ऐसा समास जिसका पूर्व पद मतलब पहले आने वाला पद प्रधान हो, या फिर दूसरा पद प्रधान हो तो उसे हम उत्तर पद प्रधान समास कहते हैं। दोनों पद प्रधान हो तो उसे हम दोनों पद प्रधान समास कहते हैं। और दोनों पदों की जब प्रधानता ना होकर तीसरा अर्थ निकले तो दोनों पद अप्रधान समास कहते हैं। और इनके उदाहरण इस प्रकार से मैंने लिख दिए। तो सबसे पहले हमने आधार देखे और फिर हमने देखा कि संपूर्ण रूप से हम कितने समासों को हमें पढ़ना है, उनके भेद क्या है, ये वर्गीकरण है, ये टेबल आप बना लीजिएगा। फिर हमने चर्चा की अव्ययी भाव समास की, और अव्ययी भाव समास में हमने देखा जिसका पूर्व पद कैसा हो, अव्यय पद हो, अर्थात पूर्व पद प्रधान हो, साथ में वह क्या हो जाए, अव्यय हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। किंतु एक विडंबना यह है कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि संज्ञा और विशेषण शब्दों से या क्रिया शब्दों से कुछ पद निर्मित होते हैं अव्ययी भाव समास के, अर्थात पहला और दूसरा पद दोनों अव्यय ना होकर क्या हो जाते हैं? नाम हो जाते हैं, संज्ञा हो जाता है, विशेषण हो जाते हैं, ऐसे शब्द होते हैं। किंतु विग्रह करने के बाद हमें समझ में आता है कि उनमें क्या छुपे हुए हैं? अव्ययी या अविकारी शब्द छुपे हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैंने घर घर, जैसे घर घर का मतलब दोनों संज्ञा दिख रही हैं, लेकिन घर घर का अर्थ है घर के बाद घर या प्रत्येक घर, तो अविकारी शब्द निकल के आ जाता है। कुछ उदाहरण हमने देखे, उनके बारे में चर्चा की कि ये हमारे उदाहरण हैं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे सबसे पहले तत्पुरुष समास के बारे में। क्या है तत्पुरुष समास? ठीक है, मैंने एक ही परिभाषा हमको इसकी लिखनी है। यदि मैं परिभाषा की बात करूं तो इसकी परिभाषा क्या होगी? अगर मैं कहूं हम परिभाषा किस तरीके से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं, तो बड़ा आसान है। एक ही शब्द लिख सकते हैं हम इसके लिए, बड़ा छोटा सा, जिस समास का उत्तर, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, प्रधान, और पूर्व पद गौण हो, बस खत्म। जिस समास का क्या हो? पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। अर्थात उत्तर पद प्रधान समास ही क्या कहलाता है? तत्पुरुष समास। इसके भेद हैं, तो एक लुप्त कारक चिन्ह के आधार पर 6 भेद हैं। ठीक है, उपपद तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास, अलुक्य, नए, कर्मधारय और दिगु समास। दिगु समास और कर्मधारय को हम तत्पुरुष के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो तत्पुरुष के ही उपभेद कहलाते हैं। कुल अगर देखा जाए समासों की संख्या तो हम 4 हैं, लेकिन कई जगह पर 6 भी मानी जाती है। हम कर्म और दिगु को तत्पुरुष से पृथक पढ़ लेते हैं। ठीक है, इन्हें हमें समझना है। तो तत्पुरुष समास के लिए बड़ा आसान है कि वह समास जिसके क्या हो, जिसके उत्तर पद प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। अब लुप्त कारक चिन्ह के आधार पर हमारे पास जो तत्पुरुष की संख्या है वह क्या है? 6 है। पहला कर्म तत्पुरुष समास, इसे प्रथमा या प्रथम तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर करण, जिसे हम
द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। उसी प्रकार से संप्रदान को चतुर्थ तत्पुरुष समास, अपादान, संबंध, अधिकरण को सप्तमी तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो लुप्त कारक चिन्ह के आधार पर हमारे पास में कितने तत्पुरुष समास के भेद हैं? 6 हैं, ये याद रखिएगा। अब लुप्त कारक चिन्ह के आधार से क्या तात्पर्य है? अर्थात जिस समास में कारक की विभक्ति चिन्हों का लोप होता है उसे हम क्या कहते हैं? लुप्त कारक चिन्ह के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। जैसे मैंने कहा राजपुत्र, तो इसका विग्रह क्या होगा? राजा का पुत्र। अब देखो का संबंध कारक है तो राजा का क्या है? पुत्र है। तो आपने किसका लोप किया? संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का आपने क्या कर दिया? लोप कर दिया। चलिए आ जाएं, एक एक करके चर्चा करेंगे इसके बारे में, समझेंगे। चलिए क्या लिखा है? लुप्त कारक चिन्ह से तात्पर्य है तत्पुरुष के जिस भेद में कारक चिन्ह का लोप होता है। इस आधार पर तत्पुरुष के कितने भेद? 6 भेद माने गए हैं। ठीक है, कर्ता नहीं होता, कर्म तत्पुरुष होता है, तो कर्म तत्पुरुष समास पहला है। अब क्या होगा? जहां पूर्व पद में क्या हो? कर्म कारक विभक्ति को का लोप हो, अर्थात जिस समास में, जिस तत्पुरुष समास में कर्म कारक विभक्ति को का लोप होता है उसे हम कर्म तत्पुरुष समास या द्वितीय तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। जैसे नेत्र सुखद, तो यह एक समासिक शब्द है। इसका विग्रह क्या होगा? नेत्रों को सुख, अर्थात नेत्रों को जो सुखद हैं। ठीक है, वनागमन, वन को आगमन। ठीक है, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त, उदक मतलब पानी। ठीक है, कृष्णार्पण, तो कृष्णार्पण मतलब कृष्ण को अर्पण। सिर तोड़, अर्थात सिर को तोड़ने वाला। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। मैंने लगा दिया स्टार। मैं पुनः फिर से आपको आज की कक्षा में, पिछली कक्षा में पहले ही बता चुका हूं, और जब मैंने शब्द भेद पढ़ाया था तब भी बताया था, कोई भी यौगिक शब्द यदि अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर भिन्न अर्थ दे रहा है, तीसरा अर्थ निकल रहा है, किसी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, स्थान के लिए रूढ़ हो जाता है, वह योग रूढ़ शब्द होता है। योग रूढ़ शब्द अर्थात यौगिक होते हुए भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए रूढ़ हो जाना और खंड करने पर वह अर्थ ना देना जो जोड़ने के बाद दे। तो माखन चोर भी कैसा है? योग रूढ़ शब्द है। तो हमने भी माखन चुराया होगा, बहुत सारे लोगों ने माखन चुराया होगा, लेकिन ये किसको कहा जाता है? कृष्ण को, है ना? कृष्ण जी को क्या कहा जाता है? माखन चोर। तो माखन चोर हमने लिखा, तो याद रहेगा कि माखन चोर में कर्म तत्पुरुष समास है, किंतु यह किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए अर्थात किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, इसलिए यह योग रूढ़ हुआ, अर्थात यह बहुब्रीहि में चला जाएगा। चलिए, कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला। पतित पावन, पतित मतलब भ्रष्ट, पथ से भटके हुए लोगों को क्या कर रहा है? पवित्र करने वाला। अब ये पतित पावन को भी मैं स्टार बना सकता हूं, क्यों? पतित पावन सीताराम, तो पतितों को अर्थात भ्रष्टों को, ठीक है, अपने राह से भटके लोगों को पवित्र करने वाले क्या कहलाते हैं? जितेंद्र, इंद्रियों को जीतने वाला, उसे क्या कहते हैं? जितेंद्र। ठीक है, अब इंद्रजीत आता है, तो इंद्रजीत इंद्र को जीतने वाला। जितेंद्र मतलब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। ठीक है, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। अब देखिए एक और शब्द मिलता है स्वर्ग प्राप्त, एक होता है स्वर्गवास। क्या हो जाता है? स्वर्गवास। तो स्वर्गवास में क्या होगा? स्वर्ग में वास करने वाला, तो अभी अधिकरण में पढ़ेंगे, लेकिन स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, तो ये किस में आ जाएगा बेटा? अधिकरण में आएगा, आगे चल के पढ़ेंगे हम। ठीक है, शरणागत, शरणागत मतलब शरण को आने वाला या शरण में आने वाला, दो चीजें होती हैं। शरणागत दोनों में लिया जाता है, अधिकरण में भी लिया जाता है और ये, हालांकि इसको मैं स्टार बनाऊंगा और आपसे बताऊंगा जब आपको स्टार क्यों बनाया, जब आपको यदि कर्म तत्पुरुष ऑप्शन में मिले या तत्पुरुष समास ऑप्शन में मिले। ठीक है, तो तत्पुरुष अगर है तो भाई दोनों स्थिति में तत्पुरुष समास है, लेकिन अगर पूछ ले कि इसमें मैं कर्म तत्पुरुष लगाऊं इकट्ठा, ठीक है, कि अधिकरण तत्पुरुष हम लगाएं, दोनों साथ में दिए हैं, तो आप प्राथमिकता किसको देंगे? अधिकरण को। शरण में आने वाला को शरणागत कहते हैं। ठीक है, और जब ना हो तब कर्म, शरण को आगत, है ना?
चलिए, चिड़ी मार अर्थात चिड़िया को मरने वाला, ध्यानातीत ध्यान को तीत, ठीक है, आदर्शनोमुख अर्थात आदर्श जीवन के पैरामीटर्स बनाए हैं उसके प्रति उन्मुख होना। चलिए, इसी प्रकार से कुछ उदाहरण है करण तत्पुरुष समास के। अब करण तत्पुरुष समास में क्या होगा, इसे कहते हैं हम तृतीय तत्पुरुष समास। अब इसमें इसकी कारक विभक्ति या तो से का अथवा द्वारा का क्या होगा, लोप होगा। मैं क्यों बोलता हूं कि समास सबसे ज्यादा कठिन है, सबसे सरल में छंद को बोलता हूं और सबसे कठिन में क्या बोलता हूं, समास को। इसलिए बोलता हूं सबसे कठिन समास को, क्योंकि समास में आपको सोचना पड़ता है कि इसमें कारक चिन्ह कौन सा होगा, कौन सी विभक्ति आएगी, अपने दिमाग से। बाकी संधि अंधि में आपको इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। इसको इकट्ठा लिखेंगे, तुलसीकृत। अब देखो, जिस तत्पुरुष समास में करण कारक अर्थात साधन क्रिया के लिए जिसके द्वारा की गई हो या जिससे क्रिया हो रही है, तो करण का मतलब होता है साधन। साधन वाली विभक्ति, उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, से अथवा द्वारा। जब इन दोनों का आप लोग करें, जैसे आंखों देखी, तो आंखों से ही देखते हैं तो करण कारक ही होगा, आंखों और देखी, है ना, ऐसे। तो देखिए, तुलसीकृत अर्थात तुलसी क्या हो जाएगा, तुलसीकृत, तो तुलसी द्वारा कृत, ठीक है। क्या लिखा है, मंधात, ठीक है, मधांत, मद से अंधा, मद धन अंधा, मदांधा होगा, है ना। हालांकि इसका मधांत भी प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो मद से अंधा, ठीक है। रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखा से क्या हो जाएगा, अंकित। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित। दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण भरा हुआ है। देखो, से का प्रयोग अपादान में भी करना है हमें, तो याद रखिएगा, जब भी हीन शब्द आ जाता है वह पृथक करता है, ठीक है, और पूर्ण शब्द आता है तो उससे सहयोग करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण, ठीक है। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त होगा, यहां से ना लगाएं, द्वारा लिखेंगे, ठीक है। दयार्ध, दयार्ध मतलब दया से आर्ध, ठीक है। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। आंखों देखी, आंखों से देखी। स्वरचित, स्व मतलब स्वयं से, द्वारा रचित। रस भरा, रस से भरा। मेघाच्छन, मेघा से आच्छन। नीति युक्त, नीति से युक्त। कर्म मुक्त, कर्म से मुक्त। अब ये देखिए, इसमें मैं स्टार लगाऊंगा, टाइपिंग मिस्टेक है ना। कई जगह पर कहीं का कंटेंट कहाँ लिख देते हैं, हम भी कहीं ना कहीं से लिखते हैं। आप टाइपस्ट अगर लिख दिया, ये देखो क्या लिखा है, कार्य मुक्त। अब कार्य से मुक्त हुआ है, ठीक है, तो अलग हो गया, पृथक हो गया, ये अपदान होगा। ये क्या हो जाएगा, अपदान, याद रखिएगा। जैसे ये लिखा है नेत्रहीन। चलिए, अब दो चीजें और समझ लें। एक होता है जन्मांधा, ये क्या लिखा है, नेत्रहीन। एक होता है जन्मांधा और एक है नेत्रहीन। तो एक नेत्र है और दूसरा शब्द है हीन। हीन अभाव को बताता है, पृथक्करण करता है। तो हम नेत्रहीन मतलब नेत्र नहीं है, नेत्र थे, अब क्या है, नहीं है। लेकिन जन्मांधा का मतलब क्या है, जब जन्म लिया तब से लेकर अब तक अंधा है। तो यह क्या है, साधन है ना। तो करण कारक हुआ जन्मांधा, लेकिन नेत्रहीन क्या आ जाएगा, नेत्र से हीन अपादान होगा। क्या होगा, अपादान, अपादान होगा। कार्य मुक्त भी क्या होगा, अपादान होगा। इस प्रकार को आपको सोचना है। इसलिए मैंने बोला था कारक मैंने आपको पूरे पढ़ाए, कारक पढ़े हैं आप, इसको बन जाएगा। यदि कारक नहीं आपने पढ़े, कारक को अच्छे से नहीं समझा, पुनः जाएं, क्लास देखें, उसके बाद आप तत्पुरुष समास के लुप्त कारक चिन्ह के आधार पर पढ़िए। अगला है संप्रदान तत्पुरुष, अर्थात संप्रदान की विभक्ति कारक चिन्ह क्या होता है, संप्रदान कारक का के लिए। अब जब आपने के लिए का लोप किया तो समझ जाइए किसका संप्रदान है, तत्पुरुष है, ठीक है। यहां पर लिखा है जैसे सभा भवन, इकट्ठा लिखेगा तो सभा के लिए भवन, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आ रहे। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीक है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पशु या पशु बलि, है ना, उल्टा लिख गया, पशु बलि, है ना, तो बलि के लिए पशु। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। ऐसे तरीके, जैसे यहां पर लिखा है देशभक्ति, तो एक शब्द मिलेगा देशभक्ति, देशभक्ति। एक मिलेगा आपको बेटा देशभक्त, एक क्या मिलेगा, देशभक्त।
अब ये दो शब्द मिल गए। तो देशभक्त, देश के लिए भक्त नहीं, देश का भक्त, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है। तो अब ये संप्रदान हो जाएगा, देश के लिए भक्ति, और ये आगे चल के हम संबंध कारक में पढ़ेंगे इस तरीके से, है ना। जैसे गौशाला, गौ के लिए शाला, ठीक। अगला है अपादान कारक। अब ये पृथक भाव देगा, पृथककरण का भाव देगा, पृथक करेगा दो चीजों से, ठीक है, अलग होने का भाव देगा, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे धनहीन, देखो हीन लिखा है, तो धन है कि नहीं है, आप बोलोगे नहीं है, तो धन से क्या हो गया, हीन, पृथक हो गया, धन नहीं है। भय से भीत, भय से भीत, ठीक है। पथ भ्रष्ट, पथ से क्या हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। आशातीत, आशा से अतीत। देश निकाला, देश से निकाला। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, ठीक है। ये गैप आ गए हैं, इसको आप मिला लीजिएगा। लक्ष्य भ्रष्ट है, ठीक है। पाप मुक्त है, पाप है कि नहीं है, आपने कहा नहीं है, तो पाप मुक्त, पाप मुक्त। गुण रहित, गुण से रहित, विहीन है, ठीक है। दोष पूर्ण होगा तो दोष से पूर्ण भरा हुआ, दोष मुक्त होगा तो दोष से अलग। तो मुक्त आप जब प्रयोग करोगे, हीन प्रयोग करोगे, तो ये क्या होगा, अभाव को, अपादान को। उसी प्रकार से ये शब्द हैं, इनको आप देखें, और जो समझ में ना आए उसको कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। संबंध तत्पुरुष, अब क्या पढ़ना है, संबंध कारक के लिए हम प्रयोग करते हैं का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, यही हमने पढ़ा था। अब चूंकि यहां पर हमने मोस्टली क्या करना है, संज्ञा के साथ काम करना है, तो का, की, के का प्रयोग होता है, अर्थात एक संज्ञा शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा शब्द से बताया जाए। कैसे, जैसे रामचरित, तो किसका चरित, राम का चरित। राजमाता, राजा की माता। अमचूर, आम का चूर्ण। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, ठीक है। जगन्नाथ, जगत का नाथ। दुख सागर, दुख का सागर। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। शासन पद्धति, शासन की पद्धति। नरबली, नर की बलि। राजसभा, राजा की सभा। लोकसभा, है ना। लोकसभा का क्या होगा, अब बताना किस में आएगा, कमेंट्स करके मुझे बताओ, लोकसभा से क्या आएगा बताइए। फिर आता है गंगा जल, गंगा का जल। अरुणोदय, अरुण का उदय, सुबह का सूर्य। अरुण मतलब सूर्य, सुबह, लाल सूर्य को हम अरुण कहते हैं, तो अरुणोदय मतलब अरुण का उदय। चंद्रोदय, चंद्र का उदय। भाई देशभक्त, देश का भक्त, ठीक। यहां पर देखो देशभक्ति लिखा है, देश की भक्ति नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है, याद रखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक। अमृत धारा, अमृत की धारा। ऐसे बहुत सारे हैं, इन शब्दों को देखें, जो ना बने कमेंट्स करके बताएं कि कुछ गलत भी लिखे हैं, मैंने बता दिया। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए, तुरंत देख के समझ में आ गया कि देशभक्ति यहां नहीं आएगा, यहां देशभक्त आएगा। यहां क्या आएगा, देशभक्त आएगा, देशभक्त, ठीक। ये एग्जाम्पल है। चलिए अगला पढ़ते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास, क्रिया का आधार। अब हम किसका लोप करेंगे, में पर का लोप करेंगे, अर्थात तत्पुरुष समास के जिस स्वरूप में या जिस भेद में क्या किया जाए, किसका, अधिकरण कारक विभक्ति में पर का लोप किया जाए, ठीक है। जैसे मैंने कहा मुनि श्रेष्ठ, तो मुनियों में श्रेष्ठ, ठीक है। कवि पुंगम, तो कवि में पुंगम, ठीक है। वनवास, वन में वास। जीव दया, जीवों पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़ों पर सवार, ठीक है। घृतान्न मतलब घी में पका हुआ अन्न। दानवीर, दान में वीर। नरोत्तम, नरों में उत्तम। तो इस तरीके से आप देखेंगे, कर्मनिष्ठ, कर्म में निष्ठ, निष्ठावान, ऐसे शब्द आप पढ़ोगे जहां पर में पर का क्या कर लोगे, आप लोप करोगे। हर फन मौला, जिसे अंग्रेजी में आप कहते हो क्या, ऑलराउंडर, हर फन में मौला, ठीक है। चलिए अगला है अब हमारे पास में, तो देखिए ये हमने कुल 6 भेद पढ़ लिए हैं। कितने भेद, हमने कर्म कारक विभक्ति को का लोप करके बनाया, फिर करण कारक विभक्ति को हमने क्या बोला, किसका लोप कर दिया, से का अथवा द्वारा का लोप किया हमने। फिर संप्रदान में हमने के लिए का लोप किया। फिर अपादान में से पृथक होने का भाव। संबंध में हमने का, की और के का लोप किया। अधिकरण में हमने में अथवा पर का हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया। तो प्रथम तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष होता है। तो
तो इस तरीके से हमारे पास में क्या है, तत्पुरुष। कई बार ऐसा होता है तृतीय तत्पुरुष पूछ लेता है, चतुर्थ तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, उसका नहीं लिखेगा अधिकरण तत्पुरुष, उसकी जगह प्रयोग कर देगा सप्तमी तत्पुरुष समास। बड़ा आसान है, केवल कारक चिन्हों का ध्यान अगर आपको है, यदि कारक आपको आते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। चलिए आ जाते हैं। अगला है, जैसे हमने कहा था कि हमें पढ़ना है, तो तत्पुरुष के अन्य भेद भी हैं, क्योंकि धीरे 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 कंपटीशन बढ़ रहा है। अब सब्जेक्ट जब कंपटीशन में आ रहे हैं, उनकी गहराइयों तक लोग जा रहे हैं, अध्ययन की शैली बदल रही है, परीक्षा में प्रश्नों की शैली प्रकृति बदल रही है, पूछने का तरीका बदल रहा है, डेप्थ में चीजें जा रही हैं, इसलिए मैंने तत्पुरुष के जितने भेद हैं सारे मैं लेकर आया हूं। ठीक है, तो चलिए हमने लुप्त पद तत्पुरुष समास को पढ़ना है, अर्थात मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। अब लुप्त पद तत्पुरुष समास का मतलब क्या है? देखिए, लुप्त कारक चिन्ह के आधार पर जब आपने पढ़ा तो आपने कारक चिन्हों का लोप किया, लेकिन कई बार आपने देखा होगा आपने कारक चिन्हों के साथ साथ पदों का भी लोप किया है, केवल कारक चिन्हों का लोप नहीं किया। जैसे आपने राजपुत्र में क्या किया? राजपुत्र कैसे बनाया? आपने देखा राजा का पुत्र, यही लिखा। ये समास विग्रह है, ये समासिक पद है। राजा का पुत्र, उसको आपने संक्षिप्त में राजपुत्र लिख दिया। तो आपने क्या किया है? इस का लोप किया है। ये संबंध कारक चिन्ह का आपने क्या कर दिया? लोप कर दिया। क्या कर दिया? लोप कर दिया। यस और नो? लेकिन अगर मैं कहूं कि रेल पर चलने वाली गाड़ी, अब इसमें आपने क्या क्या लोप किया है? आपने अधिकरण कारक पर का लोप किया है, साथ में चलने वाली दो पदों का और लोप किया है, और आपने क्या बनाया है? रेलगाड़ी बनाया है। अर्थात कारक चिन्हों के साथ साथ आपने किसका लोप किया? पदों का भी लोप किया। वही लिखा है लुप्त पद तत्पुरुष समास, कि तत्पुरुष समास का वह रूप जिसमें पूर्व पद और द्वितीय पद के बीच से कारक चिन्ह के साथ साथ अन्य पदों का लोप हो जाता है, उसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका दूसरा नाम मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास होता है। मध्य पद, मध्य में स्थित पद का लोप होने वाला तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के लिए तुलादान। ठीक है, अब तुला से दान, इसका मतलब क्या हुआ? तुला से दान, कि तुला से तौल कर आपने क्या किया है? दान किया है। तो साधन करण तत्पुरुष समास है। लेकिन ध्यान से देखें, आपने से का बस लोप नहीं किया, आपने लिखा है तुला से बराबर करके दिया जाने वाला, इतने सब चीजों का लोप किया, और आपने क्या लिया? तुला और दान। उसी प्रकार से दही बड़ा, तो दही और बड़ा है, आपने क्या? मैं डूबा हुआ। तो देखा जाए कारक चिन्ह के आधार पर अधिकरण तत्पुरुष समास है, किंतु इसमें आपने कारक चिन्ह के साथ साथ पदों का भी लोप किया है, इसलिए इसे हम मध्य पद लोपी या लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी, बैल से या बैलों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी, आपने कितने पदों का लोप कर दिया? पवन चक्की, पवन से चलने वाली, इन तीनों का लोप किया। ठीक है, मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी, तो मूल रूप से तो यह है कि देखा जाए तो कर्म तत्पुरुष समास है। चूंकि पदों का भी लोप हो रहा है तो हमने लुप्त पद कहा। रेलगाड़ी, वन मनुष्य, स्वर्णहार, पकौड़ी, मधुमक्खियां, है ना, मधु को एकत्र करने वाली मक्खियां क्या कहलाती हैं? मधुमक्खियां कहलाती हैं। तो ऐसे समास को हम क्या कहते हैं? जहां पदों का भी लोप होता है उसे हम लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। दूसरा हमने देखा था तत्पुरुष का भेद, उपपद तत्पुरुष समास। उपपद मतलब देखिए, एक शाब्दिक अर्थ निकालते हैं। मैं कई बार बोलता हूं कि आप जब भी हिंदी पढ़ रहे हो तो आप शब्दों को समझो पहले कि शब्द क्या कह रहे हैं। तो उपपद का मतलब उपपद, उपधन पद, उप का मतलब क्या होता है? दूसरा, अन्य, या उप मतलब अप्रधान भी होता है, अर्थात जो विशेष ना हो, जिसकी वैल्यू ना हो उतनी। कैसे? जैसे अध्यक्ष है और एक उपाध्यक्ष है। जैसे पहले मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होते थे, उप मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री भी होते हैं।
है ना। अब जैसे नहीं बनाए जाते, पहले उप प्रधानमंत्री भी होते थे। अब मैं कह रहा हूं उप का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू तब है जब वो है, या नहीं है तब देखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नाम मात्र का है। उसी प्रकार से ऐसा शब्द उपपद तत्पुरुष कहने का मतलब है ऐसे शब्द या पद जो भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते। और स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते मतलब वो किसी न किसी शब्द के साथ जुड़े होते हैं, मतलब वो आश्रित हैं। भाई क्या है, आश्रित हैं अन्य शब्दों पर। भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते, किंतु जब इनको किसी शब्द में जोड़ा जाता है, किसी शब्द में आपने जोड़ दिया तो एक अर्थगत अगर देखा जाए तो वह अर्थ बदल देता है और उसकी महत्ता वहीं से बढ़ जाती है। ठीक है, एक नवीन अर्थ देता है। जैसे एक शब्द है नभ, नभ का मतलब क्या है, आसमान, और चर का मतलब होता है विचरण करने वाला। लेकिन चर शब्द हम स्वतंत्र रूप से कभी आप प्रयोग नहीं करते, चर। तो मैंने जैसे ही नभचर लिखा तो नभचर का मतलब क्या हो जाता है, चर लिख दिया मैंने। तो आपने जोड़ा नभ धनचर, आपने क्या बना दिया, नभचर। नभ में विचरण करने वाला, नभ में विचरण करने वाला। अब इस चर शब्द का आप भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं करते। उसी प्रकार से कार शब्द है, कार, कार शब्द वो वाली कार नहीं, कार प्रत्यय है। अब आपने क्या किया, चर्म में जोड़ दिया तो चर्मकार, ठीक है, स्वर्ण में जोड़ दिया तो स्वर्णकार, लोह में जोड़ दिया तो लोहकार, उस करने वाले को। लेकिन इसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं करते कार का। उसी प्रकार से लाभ प्रद, कष्ट प्रद, उसी प्रकार से दा जोड़ते हो। मैंने कई बार बोला दा जोड़ दो, पर्यायवाची में पढ़ा रहा था एक दिन, तो मैंने आपको बताया था दा जोड़ने पर क्या हो जाता है, जल के पर्यायवाची में दा जोड़ दें तो देने वाला कहला जाता है। धा या धी या निधि जोड़ दें, ठीक है, धी जोड़ दोगे तो भी बादल के पर्यायवाची बदलाते। उसी प्रकार जा जोड़ने से जन्म लेने वाले के संदर्भ में प्रयोग होता है। लेकिन ये कब प्रयोग होता है, भाषा में स्वतंत्र नहीं, किसी शब्द में जोड़ा तब। ठीक है, तो देखो जलद बना है, जल को देने वाला बादल के लिए प्रयोग होता है, ये भी स्टार बना दिया, बहुब्रीहि समास जाएगा। फिर उसके बाद मैंने कहा पंकज बना दिया, पंक में जा, पंक में, यह भी बहुब्रीहि समास जाएगा। ठीक है, सर्वज्ञ, अब ज्ञा जोड़ते हो आप प्रत्यय, तो मर्म का मतलब मर्म को जानने वाला, सर्व को जानने वाला। तो ज्ञा का संदर्भ में, ज्ञा किस संदर्भ में प्रयोग होता है, ज्ञा। ठीक है, ज्ञा किस संदर्भ में प्रयोग होता है, लिखते हो ज्ञानी, हालांकि ज्ञानी होता है, तो इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं होता। लेकिन ज्ञा आपने क्या लगाया, प्रत्यय, सर्व धन ज्ञा, तो आपने सर्वज्ञ बनाया, तो सभी कुछ जानने वाला, जो सबका ज्ञान रखे। दुखदाई, फलदाई, उत्तरदाई। अब इन शब्दों का हम भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं करते, किंतु यह किसी शब्द के साथ आते हैं, जुड़कर एक अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ें। अगला है हमारे पास में आलुक्य तत्पुरुष समास। क्या है आलुक्य तत्पुरुष समास, देखिए आलुक्य तत्पुरुष समास को डायरेक्ट संस्कृत से लिया गया है। आलुक्य क्या होता है कि तत्पुरुष समास में जब आप किसी शब्द, समासिक शब्द का निर्माण करें और उनमें प्रयोग होने वाले या उनके अंतर्गत आने वाले जो कारक चिन्ह है उनका पूर्ण रूप से लोप ना हो और वो किसी न किसी रूप में शब्द में बने रहें, विद्यमान रहें। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, आप मृत्यु लिखते हैं, मृत्युम धन जय। ठीक, अब संधि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चा छा जा हम पढ़ते हैं, चा छा जा झा। अगर मां के बाद का से लेकर मां तक कोई भी वर्ण आता है तो मां का परिवर्तन जिस वर्ण से हो रहा है उस वर्ण के पंचमें अक्षर पे बदल जाता है। ठीक है, अब ये कहानी क्या आई तो समझिए क्यों बता रहा हूं। अब जब आप मृत्यु पढ़ोगे तो मृत्यु, अगर मृत्युम लिखा है तो मां जो होता है ये कर्म कारक होता है। अंग्रेजी में कहते हैं ना बालकः, कर्ता ने, एक वचन कर्ता ने, बालकः बालकहु मतलब द्विवचन, है ना, ऐसे पढ़ते थे। तो बालकम का मतलब क्या होता है, बालका है, बालकहु बालकः पढ़ते हो आप।
तो बालकम का मतलब होता है, पहला है कर्ता कारक और दूसरा है कर्म कारक। तो बालकम का मतलब होता है मां का प्रयोग कर्म कारक के लिए होता है। किसके लिए होता है? कर्म कारक के लिए। संस्कृत में कारक चिन्ह संयुक्त रूप से शब्द में लग के आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा मनसी, क्या लिखा? मन सी। तो मनसी का अर्थ क्या है? मनः, मनने, मनम, मन को, मनम, मन को। तो मनः की विभक्ति पढ़ोगे, अधिकरण करा कहोगे तो क्या मिलेगा? मनसी, ठीक है। धन जा, तो आपने क्या बना लिया? मन सिज। तो देखो सी जो है वो क्या है? अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक है। उसी प्रकार से मां क्या है? कर्म कारक है। अब मृत्युम धन जाए तो आपने क्या बना लिया? मृत्युम जय। अब ये जो कर्म कारक विभक्ति है वह किस में बदल गई? अनुस्वार में। मैंने अभी बताया ना कि का से लेकर मां तक, यदि मां के बाद कोई अक्षर का से लेकर मां तक आता है तो वह क्या हो जाता है? उसी वर्ण के, जिस वर्ण से वह मिल रहा है उसके पंचमाक्षर में बदल जाता है। कारक पढ़ाते, वर्णमाला पढ़ाते समय पंचमाक्षर पढ़ाया है। तो ये कर्म कारक विभक्ति किस रूप में बन गई? अनुस्वार के रूप में। क्या बन गई? अनुस्वार में बदल गई। अर्थात आपने कर्म कारक विभक्ति का लोप नहीं कर पाए। उसी प्रकार से मनसी धनजा, तो मन से ज बना लिया। कामदेव को कहा जाता है मन, मनसी मतलब मन में जन्म लेने वाला, ठीक है। तो जा का आपने प्रयोग किया, ठीक है। स्वतंत्र रूप से अगर देखा जाए तो अभी हमने उपपद पढ़ा था, साथ में आपने क्या किया? सी का लोप नहीं कर पा रहे हो आप, तो मनसिज लिख दिया, अर्थात कारक चिन्ह लगा हुआ है, लोप नहीं हुआ है। इसी प्रकार धनम धन जाए तो धनंजय, चाचा जाजा इया, तो बिंदी इया में बदल गई। तो मां जो कर्म कारक थी उसको आपने किस में लिख दिया? इया में। तो जब आप किसी तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों को पूर्ण रूप से लोप नहीं कर पाते, ऐसे समास अलुक तत्पुरुष समास कहलाते हैं। देखिए, जिस तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप नहीं होता उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। अलुक तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह किसी ना किसी रूप में विद्यमान रहते हैं। वसुंधरा, तो क्या बन गया? वसुंधरा। ये देखो अनुसार लगा हुआ है। मृत्युम झन जाए, ये यहां बन गई कर्म कारक विभक्ति, ठीक है। युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्धि, युद्ध में धन स्थिर, तो क्या बन गया? युधिष्ठिर, ठीक है। सरसी धन जन्म जम, तो क्या बताता है? सर, सरसी मतलब सरोवर में क्या? जन्म मतलब जन्म लेने वाला। धनम धन जय, धनंजय, है ना। धन अर्थात कुबेर को जीतने वाले। धनम किसको कहते हैं? धनम धन जय, कुबेर को, धन को जीतने वाला। तो इसे हम क्या कहते हैं? अलौकिक तत्पुरुष। ये उदाहरण है, संस्कृत भाषा के ही है मुख्य रूप से, तो याद रखिएगा। बहुत सारे हैं, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नए तत्पुरुष समास क्या है? नए तत्पुरुष समास कहने से तात्पर्य है कि जिसका पूर्व पद आ, अन या निषेध करने के लिए प्रयोग हो और उसका विग्रह करने पर ना शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने बोला अज्ञान, तो ना ज्ञान, अनुपयोगी ना उपयोगी, अनहोनी ना होनी, नास्तिक ना आस्तिक, नालायक नालायक, ठीक है, ठीक है। अविवेक ना विवेक, अनजान ना जान, ठीक है। जब किसी समासिक पद में प्रथम पद के रूप में आ, अन या अन, ना का उपसर्ग जुड़े और उपसर्ग का पद, उपसर्ग पद को क्या कर दे? विलोम में परिवर्तित कर रहा हो, तो उसे हम नए तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब आप किसी समासिक पद को पढ़ रहे हैं और पूर्व पद उसका निषेधवाचक है, ठीक है, और विग्रह करने पर आप क्या करते हो? ना लगाते हो, उसे हम नए तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ा। इसके बाद हमारे पास में यहाँ होती हैं चीजें समाप्त। हमने तत्पुरुष समास को पढ़ लिया है। अब इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है दिगु समास को। फिर हमने लगभग देख लिया सारे, तो हमने दिगु को और कर्मधारय समास दो को पढ़ना है, जो इसके ही उपभेद है, स्वतंत्र रूप से भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बहुब्रीहि और द्वंद्व समास को हमें पढ़ना है। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। समास की यह दूसरी कक्षा थी, बड़े आसान है। यदि आपको कारक आते हैं तो तत्पुरुष समास बन जाएंगे। आप नेट का पेपर दें, असिस्टेंट प्रोफेसर दें, पीएससी दें, दुनिया में कहीं पे भी हिंदी पूछी जाती है। एक बार ऐसी तैयारी कर लो कि आप कहीं पे भी हिंदी अगर 10 नंबर की भी आ रही तो 10 में से 10 आए, 20 की आ रही तो 20 में से 20 आए,
है ना, और 150 की आ रही है तो 150 नंबर तो ले आए आप, नहीं है तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बेहतर तरीके से हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।